नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो 2021 का जो जेएसओ का पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 जो है मतलब 50 क्वेश्चन से आगे का जो 51 से 100 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। और ये हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम का ग्रुप और ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं 30 लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, जिस पे जाके आप लॉगिन करके जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये L1 क्लासेस पे चल रहे जो डिफरेंट कोर्सेस हैं उनमें एडमिशन अगर आवश्यकता हो तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है 51 नंबर का जेएसओ 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ पर देखिए फॉर ए कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ध्यान में रखिएगा कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब सीडीएफ की बात कर रहा है। दिया गया है द अपर क्वार्टाइल पॉइंट इज। तो अपर क्वार्टाइल क्या होता है हमारा कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है और इसमें Q1 Q2 और Q3, यहाँ जो Q3 होता है इसके इधर 75% ऑफ द डेटा होता है। ठीक है, मतलब हमारे कहने का ये कि अगर हम माइनस इन्फिनिटी से Q3 तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें और इसका मान 1/75%, मतलब क्या कि एक तरीके से ऐसे लिख देते हैं 75/100, अगर ये प्रोबेबिलिटी आती है तो हम उसको कहेंगे ये हमारा जो पॉइंट है Q3 वो हमारा क्वार्टाइल है। ठीक है, इसी को चूंकि CDF दिया है तो CDF में इसी प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ Q3 माइनस एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक आउट करें तो 0.4 7 28 4 5 20, ठीक है, 0.75 आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे इस रेंज में हमारी 0.75 प्रोबेबिलिटी जाती है। तो ये देखेंगे हमारे पास ये रेंज है जिसमें हमारे पास 0.75 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q3 यहाँ पे रख देंगे 1 - Q3 का स्क्वायर, x के स्थान पे Q3 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि ये प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। माइनस इन्फिनिटी के पहले कोई पॉइंट होता नहीं है, तो इसलिए उसके पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर हमने लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटीज का जोड़ होता है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी के पहले कोई पॉइंट होता नहीं, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो हो जाएगी बराबर 0.75। ठीक है, अब 1 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 - Q3 का स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा 0.25 आएगा और इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q3 बराबर 1 - √0.5। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस ये वाला फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि जो हमारे पास CDF होता है, CDF में अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन A to B है तो इसको CDF के टर्म में, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टर्म में एफ एक्स ए बी पहले अपर पॉइंट होता है, फिर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स ए हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोबेबिलिटी को अगर CDF में हम लिखना चाहें A to B एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं फिर। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। और एफ ऑफ बी क्या होता है, ये यहाँ पे अगर पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है तो एफ ऑफ बी का मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एफ ऑफ बी होगी, क्योंकि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जाती है। ठीक है, और एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये होगी। ठीक, और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी अगर यहाँ पे देखेंगे
माइनस इन्फिनिटी, मतलब इस पॉइंट के पहले कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता नहीं, ये हम नंबर रियल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम की लोअर बाउंड्री मानते हैं, इसके पीछे इधर कुछ होता नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे हम अपर लिमिट पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जोड़ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला विशेष है। ठीक है, इसी फार्मूले के आधार पर ये प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट किए हुए हैं कि माइनस इन्फिनिटी से Q3 तक की हमें प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए आगे भविष्य में कहते हैं कि Q2 फाइंड कीजिए, तो माइनस इन्फिनिटी से Q2 तक आएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी 50/100 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके इधर 50% आप दिए ऑब्जर्वेशन होगा या 50% एरिया हमारा कवर हो गया, 50% प्रोबेबिलिटी होगी। और Q1 की बात करेगा तो 25/100 हो जाएगा, मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलीवेंट फॉर डिलीवरिंग द पॉइंट एस्टिमेट। तो जब हम पॉइंट एस्टिमेट की बात करते हैं, पॉइंट एस्टिमेट और जो हमारे पास इंटरवल एस्टिमेट होता है, उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम एस्टिमेट मतलब जब एस्टिमेशन थियरी हम आपको पढ़ाए हैं, तो चाहे MLE मोमेंट मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो या मोमेंट एस्टिमेटर हो, दोनों में क्या करते हैं, हम थीटा का मान निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स या एक्स बार। ठीक है, तो एक्स क्या होता है, सैंपल का ऑब्जर्वेशन होता है, तो यहाँ पर सैंपल साइज जो होगा ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेशन इन इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ। अब ध्यान दीजिएगा कि रिसेशन क्या होता है कि ये 1 साल से ज़्यादा की प्रक्रिया होती है, जैसे कहते हैं ना कि आर्थिक मंदी आई हुई है। तो जब देखेंगे हमारे पास जो अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो 2008 के आसपास एक आर्थिक मंदी आई थी, फिर कोरोना काल के आसपास एक आर्थिक मंदी का दौर था। मतलब ये कहा जाए कि हर दशक में लगभग एक आर्थिक मंदी जैसी स्थिति बनती है या रिसेशन आता है, हर एक दशक में लगभग, मतलब कह नहीं सकते कि हर दशक में आएगी ही, लेकिन उसके पहले देखेंगे तो भारत के लिए 91-92 के आसपास मतलब आर्थिक मंदी का दौर था, मतलब भारत के पास बहुत सारी समस्याएं थी। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हर दशक या हर 2 दशक में के आसपास ये घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारे पास कह रहा कि रिसेशन रिसेशन का मतलब क्या हो गया कि मोर देन 1 ईयर की बात कर रहा, और मोर देन 1 ईयर की बात में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सीजनल कंपोनेंट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 साल के अंदर की बात होती है। फिर उसके बाद ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड का मतलब क्या होता है, कोई भी अपवर्ड डाउनवर्ड या स्टेगनेशन वाली पोजीशन। ठीक है, और इरेगुलर भी कंपोनेंट ये लगभग नहीं होता है। अगर ये इरेगुलर कंपोनेंट हम तब इसको करते जब हमारे पास साइक्लिक कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, तो साइक्लिक कंपोनेंट में आपको बताया गया था ऐसे, जब हम पढ़ाए थे उसको टाइम सीरीज, तो इसमें बताया गया था कि ये हमारा प्रॉस्पेरिटी का समय होता है। ठीक है फिर इसके बाद ये हमारा यहाँ एक मैक्सिमम हाइट के बाद ये हमारा रिसेशन का समय होता है। एक सेकंड, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जब हम इस नॉर्मल नेचुरल लाइन से नीचे आ जाएंगे तो ये हमारा डिप्रेशन का समय होता है, डिप्रेशन का। और फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये रिकवरी का समय होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। और ये साइकिल नॉर्मल, ये जो यहाँ से यहाँ तक को एक साइकिल हम बोलते हैं, और ये एक साइकिल जो है मतलब 1 साल से ज़्यादा समय में पूरा होता है। ठीक है, अपने ही परिवार के बारे में आप लोग सोचिए कि मान लीजिए आप किसी गरीब फैमिली से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एकदम जीरो पे हैं, आप नौकरी पाएंगे तो आप में प्रॉस्पेरिटी धीरे 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 घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, एक ठू शादी करेंगे, मतलब जैसी भी महिला हो। फिर उसके बाद जो है फिर धीरे 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 अपने चरम पे जाएंगे। आपकी जो अवस्था होती है, अगर 20-22 साल में आप नौकरी पा गए हैं तो 55-60 साल की उम्र में आप चरम पे जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे एक धीरे से डिक्लाइनिंग फेस आता है, जब आपके बच्चे होंगे, बच्चों की शादी होगी, फिर उसमें परिवार में तामझाम होगा, महाभारत होगा, तो वो आपके रिसेशन का समय होता है। फिर उसमें हो सकता है कुछ बच्चे आपका अच्छा कर जाएं, कुछ खराब कर जाएं। अच्छा कर गए तो यहीं से फैमिली फिर से ऊपर चली जाएगी,
लेकिन अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, कुछ बच्चे जैसे होता नहीं कि कहते नहीं कि पैसे वालों के बच्चे नालायक ही होते हैं, तो वही स्थिति होती है, फिर डिप्रेशन में जाता है परिवार। फिर उनको समझ में आएगा कि नहीं यार, हमारे जीवन बहुत बेकार है, ये है वो है, हम आप जैसे कुछ लोग होंगे परिवार में, वो रिकवरी के बारे में सोचेंगे, तो वहाँ पे खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, थोड़ी थोड़ी रिकवरी आएगी, फिर यहाँ से नौकरी लगी, फिर से सब प्रॉस्पेरिटी में आ जाते हैं। तो ये साइकिल हर एक परिवार में चलता है, लेकिन वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये 1 साल के अंदर नहीं हो जाता कि जनवरी फरवरी में आप गरीब थे, मार्च अप्रैल में आप जो है सॉरी प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन में गए, फिर दिसंबर आते आते पता लगा आप अरबपति हो गए, ठीक है, या जून जुलाई तक अरबपति हो गए, फिर दिसंबर तक आप जो है फिर से वही स्थिति आ गई। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये 1 साल के ऊपर का कंपोनेंट होता है। अब इसमें देखेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट दिस देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो यहाँ पर देखिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये तो गलत होगा, इसका कुछ कह नहीं सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि इवेंट ए और इवेंट बी, ये सैंपल स्पेस में दोनों अलग अलग हैं, डिसजॉइंट हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। फिर उसके बाद ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी अगर हो जाए, मतलब क्या कि ए जो है ये है और ये बी है, यहाँ पे ए जो है बी के अंदर समाहित है, या यहाँ पे दूसरे का मतलब क्या है, यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी ए में समाहित है, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह रहा है, यहाँ पे तो डिसजॉइंट है ही नहीं, यहाँ तो एक दूसरे में समाहित है, कंप्लीट एसोसिएशन है एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर देखिए फिर ऑप्शन बचा कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ कह नहीं सकते इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और इसमें आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इसमें आपको बताया गया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो आपकी क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ कहते हैं, इसके पहले की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं इसको F0, कहीं F1, कहीं F2, कहीं इसको F1, कहीं इसको F2, कहीं इसको F0, F3, इस तरीके से कुछ ना कुछ बोले हैं नोटेशन में। हमने जो पढ़ाया हुआ है इस तरीके से, FM मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 मतलब मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी, और F2 मतलब मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी, जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी। तो मोड बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है, L लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो ये क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 4 माइनस 3 अपान, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 माइनस 2 इंटू एच का मान क्या है 1 है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान, ये कितना मान आ जाएगा 3 2 5 और 8 इसमें माइनस होगा 10। तो अब इसी को हम हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1 अपान 3 का मतलब 0.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.833, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। अच्छा हाँ, कुछ लोग कह रहे थे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दीजिए। इम्पोर्टेंस के लिए क्या है कि आपका जो पहला चैप्टर है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी डेटा की बातें की गई हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये जो आपके पास टॉपिक होंगे, जैसे हम यहीं पे बता दे रहे हैं, उसके लिए शायद पता नहीं और क्लास हो पाए ना हो पाए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, फिर इसके साथ साथ कोरिलेशन, ठीक है। इन चैप्टर से लगभग मान के चलिए, इन 3 चैप्टर से आपकी ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं अब तक का जो रिकॉर्ड है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसी में पढ़ना चाहते हैं तो एनोवा, और फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज,
ये इतना इसलिए कह रहे हैं कि एक क्लास में ये दोनों खत्म हुए हैं, एक ही क्लास में ये खत्म हुआ है, 3 क्लासेस इसकी हैं, इसकी क्लासेस थोड़ी लंबी हैं, इन सब की लंबी हैं, इतना देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, समय हो तो प्रोबेबिलिटी आप पढ़िएगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद जरूरी नहीं कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व ही कर लें, ठीक है। तो पीडीएफ पीएमएफ वाले हैं तो हो सकता है सॉल्व कर लें आप लोग, लेकिन उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो मतलब इन चैप्टर्स पे विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन यहाँ पे दोनों जोड़ लीजिएगा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। एट्रीब्यूट्स थियरी भी हम पढ़ाए तो जरूर हैं, यूट्यूब पे ही है वो, लेकिन उससे अब तक जो है ना के बराबर क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, एट्रीब्यूट्स थियरी छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंसेस बिटवीन रैंक ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज दिस, देन स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। डिफरेंसेस बिटवीन रैंक की बात कर दिया, मतलब समेशन सॉरी डी आई का मान दे दिया गया है। डी आई का मान क्या है? 2.5, 0.5, -1.5 और 1.5 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे समेशन डी आई स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 625 25 प्लस 2.25, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए तो ये 100 हो गया, और 6 2 8 2 10 1 11 होगा, ठीक है। और अब रो बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 6 समेशन आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। और हाँ, रिपीटेड रैंक की कोई बात तो किया नहीं, तो ये हो जाएगा 1 - 6 × 11 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? 4, तो 4 इंटू 4 चौको 16 -1 15 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 × 5 = 15 और 2 दूना 4, ठीक है। और 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा? 11/10 1 माइनस में, ये क्या हो जाएगा? रो बराबर -1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.0.1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। X and Y represents the waiting time and serving time of a customer in a shopping mall. Have joint density function this, then the value of k. ध्यान में रखिएगा, x और y की बात कर रहा है और यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा इंटीग्रेशन तो 1 होगा, k का मान निकालना है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटीग्रेशन लगेगा, kx या fxy dx dy। लेकिन पहले इसका हमें रीजन बनाना पड़ेगा। तो इसका रीजन बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक सेकेंड हम इसको बता रहे हैं अलग से, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये हमारा x है एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस। 0 से y से x से 1 है इसका ये रीजन, ठीक है। एक बार देख लें, हाँ 0 y और x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप की जब कंपोजिट लिमिट होती है तो इस लिमिट को निकालने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल को ढक लीजिए। क्या दिख रहा है आपको? एक वेरिएबल ढकने के बाद दिख रहा 0 से 1 y। दूसरे वाले को ढक लीजिए, तो यहाँ पे x लाइज बिटवीन 0 से 1। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी इक्वलिटी के साथ लाइन खींचिए, y बराबर 0 की और फिर इधर y बराबर 1 की, फिर यहाँ पे x बराबर 0 की और x बराबर 1 की। इतनी लाइंस पहले खींचिए आप। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 और ये हो जाएगा x बराबर 1, ये हो जाएगा y बराबर 0 और ये हो जाएगा y बराबर 1 की लाइन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक लाइन है ये वाली, इसमें क्या करते हैं? x बराबर y की पहले लाइन खींचते हैं, तो x बराबर y की लाइन हमारी ये होती है, ठीक है। अब इसमें हमें ये रीजन फाइंड आउट करना है कि y लेस देन x होता कहाँ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू y। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट 1 और 1 है। अगर जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा x का मान बढ़ेगा लेकिन y का मान वही है। मतलब क्या, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा x का मान 2 हो जाता है और y का मान 1 ही है। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान बड़ा है y से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन से हम इधर की ओर रहेंगे तभी हमारा ये मान प्राप्त होगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू y। अगर ऊपर की ओर आते
तो यहाँ पर हमारा क्या है, y का मान बढ़ेगा तो ये x का मान 1 और y का मान 2। यहाँ पर क्या है, x लेस देन y है। तो ऊपर का रीजन x लेस देन y का होता है, नीचे का रीजन होता है x ग्रेटर देन y का। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे हम जा रहे हैं तो x बढ़ेगा ही, y एक्सिस पे जाएंगे तो y बढ़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास रीजन क्या आया कि यहाँ पर देखिए क्या है, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 1 और x ग्रेटर देन y, ये वाला। तो ये हमारा पूरा रीजन हो जाएगा जो हमारे पास सैंपल स्पेस या फिर पीडीएफ का रीजन दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने dx dy लिखा हुआ है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx dy लिखा हुआ है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि जिसकी पहले हमें मतलब लिमिट देखनी होती है, जो इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है, उस एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन खींचते हैं। ठीक है, उस एक्सिस के पैरेलल हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे। जैसे x की लिमिट अगर हमें देखनी है, हालांकि यहाँ पे हम y की लिमिट पहले देखते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि y के पैरेलल लाइन खींचते तो 0 से समथिंग कोई मान आ जाता, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाता। लेकिन अब dx dy हम लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, x के पैरेलल हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, x के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे x का मान क्या है, यहाँ पे x का मान है y और यहाँ पे x का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं y से 1। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरा जो वेरिएबल होता है y, उसकी लिमिट क्या होती है, इस रीजन में मिनिमम और मैक्सिमम मान होता है। तो y का यहाँ पे मिनिमम मान देखेंगे, यहाँ 0 0 है और यहाँ 1 1 है। तो y का मान दूसरा वाला पॉइंट होता है, यहाँ 1 है और यहाँ पे फिर ये पॉइंट यहाँ पे जब हम लिख देंगे, ये क्या पॉइंट रहेगा, 0 0। तो यहाँ y का मान 0 है, यहाँ y का मान 1 है। ठीक है, ये यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, 0 से 1 y1 और k x dx dy बराबर 1। इंटीग्रेशन थोड़ा सा जटिल हो गया है, दिखा रहे हैं कैसे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 1, दूसरी लिमिट x y और x पहले कर देते तब उसमें जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये k बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और x की डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, y से 1 और dy बराबर 1। अब इसको रख दीजिए, इसका हम मान यहाँ पे रखते हैं, ये 1 हो जाएगा k अपान 2, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या आएगी, 0 से 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, dy बराबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, k/2 ये हो जाएगा y लिमिट 0 से 1 माइनस y की पावर 3 अपान 3 लिमिट 0 से 1 बराबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा k/2, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 बराबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम इधर सॉल्व कर देते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, k अपान 2 और 2 अपान 3 बराबर 1, दिस इम्प्लाइज k बराबर 3। ठीक है, ये मान आपका हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्राइस क्वांटिटी आर रिलेटेड फॉर बेस ईयर इज 0 एंड करंट ईयर इज दिस। तो ये हमारे पास मान दिया गया है, पूछ रहा मार्शल एडवर्थ। मार्शल एडवर्थ में आपको बताए थे कि लास्ट ईयर्स और जो पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स होता है, उन दोनों में जो हमारे पास क्वांटिटी होती है, इनका जो वेट होता है, जैसे लास्ट ईयर्स में क्या था कि बेस ईयर की क्वांटिटी को हमने बेस मान लिया था, पास्ट ईयर में क्या था, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस मान लिया था। फिशर ने क्या किया था, दोनों का अर्थमेटिक सॉरी ज्योमेट्रिक में निकाल लिया था लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का। फिर उसके बाद आते हैं एक वाल्स करके, एग्जैक्टली थोड़ा सा 1 मिनट बता रहे हैं। तो उसमें जो दूसरे वाले यहाँ पे महोदय थे, उन्होंने क्या किया था, इरविन फिशर ने यहाँ पे क्या किया था कि मतलब इसका जो ये टर्म था, मतलब लास्ट पियर्स और पासे का, उनका दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया था। डर्बिस बाउली थे जो लास्ट पियर्स और पासे का अर्थमेटिक मीन ले लिए थे। मतलब क्या कि अगर लास्ट पियर्स यल हैं, पासे पी हैं, तो डर्बिस बाउली वाला जो मामला था, फिशर वाले में तो क्या था, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन यल पी हो गया था, यल इंटू पी। और डर्बिस बाउली में क्या था कि 1/2 यल प्लस पी। ठीक है, इसके बाद मार्शल एडवर्थ आए। मार्शल एडवर्थ आए तो उन्होंने क्या किया कि इसमें मार्शल एडवर्थ
इनका जो इंडेक्स नंबर था यहाँ पे क्या हुआ P1, यहाँ पे P0। आपको वही तरीका बताया था बस मतलब लिखने का, P1 अपन P0 तो रहेगा ही सब में। यहाँ पर इन्होंने क्वांटिटीज को क्या किया, एवरेज कर दिया। दोनों की क्वांटिटी का, दोनों साल की क्वांटिटी का मतलब बेस ईयर और करंट ईयर, ये वन है, बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी का क्या किया, एवरेज ले लिया, मतलब अपान टू, तो टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 कर दी। ठीक है, ये है मार्शल एडवर्थ। तो अब इन्हीं को हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो मार्शल एडवर्थ का मान क्या हो जाएगा, समेशन P1 Q0 समेशन P1 Q1 अपान समेशन P0 Q0 और समेशन P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, यही तो हो जाएगा ना, P1 Q1, तो P1 Q1 आएगा ऊपर, एक सेकेंड, हाँ यही तो लिखा है, P1 Q0 P1 Q1 अपान नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 और Q0 P0 Q1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी का मान रख देते हैं, इसी का मान यहाँ पे देख लीजिए क्या रख दिया गया है। तो सबसे पहले P1 Q1 का मान, तो P1 Q1 का मान 422 है, और फिर उसके बाद P0 Q0 395, 422 प्लस 395 अपान, अपान क्या हो जाएगा, P0 Q0 260 है और P0 Q1 264 है, तो 260 प्लस 264 इंटू 100। अब इसी को हल कर दीजिए, जो आपका आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, 155.92। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 155.92। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आर। तो यहाँ पे ये तीनों होते हैं, रैंडमाइजेशन, रिप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल, ये चारों मेथड यूज होते हैं। रैंडमाइजेशन में क्या है कि हम ट्रीटमेंट को एट रैंडम एलोकेट करते हैं। जैसे हमारा ये मान लीजिए फील्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये हमारा पूरा सब बड़ा प्लॉट था, और इसमें हमने क्या किया, इसका डिवाइडेशन कर दिया अलग अलग। इसमें मान लीजिए NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, या इस तरीके से जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट है, जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट है, उसको हम क्या करते हैं, क्या रैंडम अप्लाई करते हैं, फिर उन्हीं का रिपीटिशन एक आध बार करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लोकल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि इस ब्लॉक को अपने आप में कोशिश करते हैं कि होमोजीनियस बनाते हैं, उसकी फर्टिलिटी ग्रेडियंट को लगभग कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं उस छोटे से सब ब्लॉक में। ठीक है, ये लोकल कंट्रोल हो जाता है। अरे भाई जैसे गांव के लोग हो यार, गांव के लोग इसमें क्या ही, इसमें गांव के लोगों को तो ये बताने नहीं चाहिए। खेत है, गेहूं का, आलू का, धान का, उसमें क्या करते हैं, बड़ा सा कोई खेत है तो उसको छोटी छोटी यहाँ पे क्यारियाँ बना देते हैं, गेहूं और उसमें धान में, या फिर आलू की खेती है, मटर की खेती है, तो जिसमें मतलब सिंचाई बार बार होती है, तो उसमें क्या करते हैं, सिंचाई बार बार कर दिए, मान लीजिए यहाँ पानी ही जो है उसका ट्रीटमेंट है, तो उसको क्या करते हैं, रैंडमाइज कर देते हैं। रैंडमाइज क्या कर देते, 2-3 बार कर देते हैं उसमें। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक क्यारी में पानी दीजिए, एक में ना दीजिए। ठीक है, फिर अगली बार एट रैंडम किसी में पानी दीजिए, किसी में ना दीजिए। तो एक्सपेरिमेंट घर में तो हम करते नहीं क्योंकि पिट जाएंगे। तो उसमें क्या है कि जो पिताजी बोल दिए कि गेहूं है तो 3 पानी 2 पानी जो सींचना है सिंचाई होगी, धान है तो 4 पानी 5 पानी जो सींचना है सींचना, बारिश नहीं हुई तो 4 से 5 पानी उसमें जो है पानी लगाना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि ये बार बार हम लोग रिप्लीकेट कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, उसको लोकल स्तर पे, मान लीजिए उसमें जमीन उबड़ खाबड़ा है तो उसको फावड़ा लेके बराबर कर दिए, ट्रैक्टर चला के बराबर कर दिए, कुछ इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, लोकल कंट्रोल हो जाता है। तो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल होता है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, वो उसमें तीनों मेथड ये यूज होते हैं। ठीक है, अगला है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ एवरेज एज ऑफ एक्सीडेंट इन ए सिटी ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर ए सैंपल ऑफ साइज 100, और मीन एज फॉर द पॉपुलेशन, मतलब म्यू का मान क्या है 34.25, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 10 है। ठीक है, तो 95% अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, फिर जेड का हम मान यूज करेंगे। तो मीन एज फॉर द पॉपुलेशन, तो यहाँ पर हम लोग अच्छा एवरेज की बात कर रहे हैं, वो मतलब
क्या बोलते हैं इसको, अ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं किसके लिए, एवरेज के लिए। तो एवरेज के लिए यहाँ पे एवरेज दे दिया गया है, तो इसमें हम क्लास इंटरवल का मान क्या लिखते हैं, एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा अपान अंडर रूट एन, यही मान लिखते हैं। और 95% पे जेड का मान आपको बताया गया था, तो 34.25 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, जेड का मान 1.96 और सिग्मा सिग्मा का मान 10 है अपान अंडर रूट 100। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 34.25 प्लस माइनस 1.96। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या करना है, फिर माइनस करना है, तो माइनस ही कर दो यार, क्या करना है इसमें, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें एनोवा टेक्निक से दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, टू वे क्लासिफिकेशन है और इसमें वैल्यू यक्स, एफ ए और एफ बी की फाइंड आउट करना है। तो यक्स हमारा यहाँ पे है, यक्स की सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो सबके अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, ये आपको बताया गया। तो एक्स का मान 8 आएगा, तो एक्स का मान 8 आएगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब एक्स का मान 8 हो गया। अब एफ ए, अच्छा मीन सम ऑफ स्क्वायर दिया गया, तो एफ ए का मान निकालने क्या है, फिर एफ ए बराबर क्या होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए अपान मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, एरर वाले से हमेशा भाग देते हैं, तो 147 अपान 3, ये क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 और 9। ठीक है, और उसके बाद एफ बी वाला क्या हो जाएगा, एफ बी वाला क्या हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान पहले 8 होगा, एफ ए का मान 49 होगा और एफ पी का मान 1 होगा, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर या रेशियो कैसे निकालते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू दैट पॉइंट ए बी सी ट्रीटमेंट रिप्लीकेशन जो भी हो ब्लॉक कॉलम, उसमें क्या होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से ही सब में डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिक्स्थ डेसाइल, तो डेसाइल के लिए क्या यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले 2 3 4, 2 3 4, फिर इसके बाद 5 6 8, ये हमारा हुआ असेंडिंग आर्डर। ठीक है, असेंडिंग आर्डर ये हमारा हो गया। अब जब असेंडिंग आर्डर हो गया तो D6 का मान क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है आई और n+1 कर देते हैं नॉर्मली अपॉन 10 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एसएससी ने क्या किया हुआ है, कहीं n+1 टर्म लिया है, कहीं n ही IN/10 का ही मान केवल निकाल दिया गया है। तो जब फ्रीक्वेंसी दे दी गई हो तो IN/10 तो होता है, ये तो क्लियर है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी ना दी हो तभी यहाँ दोनों का मान दोनों तरीके से चेक कर लीजिएगा आप आंसर। ठीक है, एसएससी ने अभी जस्ट हम देख रहे थे तो एक दो जगहों पे IN/10 पे ही सॉल्व कर दिया है, उसको उसका मान निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्योंकि 4 ऑप्शन होता है, जो एग्जामिनर बैठा हुआ है किस मोड में बैठा हुआ है, जो पेपर बनाने वाला है किस मोड में पेपर बना रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने देखा और ये किया और उसके बाद जो टिक मारा वो आंसर हो गया उनका। तो किसी विवाद से बचने के लिए यहाँ पे हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, तो हमें 6 इंटू ये 2 2 4 2 6 ऑब्जर्वेशन है, 6+1 करेंगे तो 7/10 10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10th ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 642 4.2th टर्म या ऑब्जर्वेशन जो भी कहिए, 4.2 टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, पहले फोर्थ टर्म 1 2 3 4, इसको 5 रखेंगे, फिर क्या करते हैं 0.2, यही आपको तरीका बताया गया था क्लास में कि फोर्थ टर्म सबसे, ये ध्यान दीजिएगा ये टर्म है, ऐसा नहीं 4.2 ऑप्शन में हो और उसको टिक मार दीजिए, गलत होगा। तो फोर्थ टर्म सबसे पहले 4.2 टर्म का मतलब फोर्थ और फिफ्थ टर्म के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा, उसी का मान फाइंड आउट करते हैं। तो उसी का मान फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहला फोर्थ टर्म लिखते हैं, फिफ्थ होता फिर 5.6 होता तो 5वां लिखते, फिर 0.6 लिखते, फिर जिसके बीच में आ रहा हूँ दोनों का डिफरेंस मतलब 6-5। ठीक है, तो ये 5 प्लस 0.2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 5.2। ठीक है, 5.2 ऑप्शन ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, देन
डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन और मीडियन दिया गया है। हाँ, तो इसमें मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन अगर मोड होगा तो हम उसको, क्योंकि स्क्यूनेस बताना है ना, तो यहाँ पे देखेंगे मीन 12 है और मीडियन 21 है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन है तो निगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा फिर, और क्या। हालांकि इन सब क्वेश्चन को तो जो है मतलब क्या ही मीन मीडियन मोड तीनों दे दें तो दिक्कत क्या है, लेकिन अब एसएससी वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, मतलब वन वे क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, सीआरडी का मतलब वन वे क्लासिफिकेशन, फॉर के ट्रीटमेंट एंड एन ऑब्जर्वेशन वाई आई जे रिस्पॉन्स। ध्यान दीजिएगा जब सीआरडी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, वन वे क्लासिफिकेशन, ठीक है, वन वे, ठीक है। और जब आरबीडी की बात कर दे, रैंडमली ब्लॉक डिजाइन की, तो वो टू वे क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें कह रहा है वाई आई जे रिस्पॉन्स फ्रॉम द जेथ यूनिट रिसीविंग आई एस ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर ये इस तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे स्क्वायर्स के फार्मूले हैं, तो रिप्रेजेंट सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट होता है यही टर्म होता है, ठीक है, वाई आई डॉट माइनस वाई डबल डॉट बार का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपको वन वे क्लासिफिकेशन में बताई गई हैं। ये वाला जो टर्म होता है, इस वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर होता है। और ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला टर्म वाई आई जे माइनस वाई डबल डॉट बार, ये होता है हमारा ट्रीटमेंट, सॉरी टोटल सम ऑफ स्क्वायर का टर्म, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट जो है पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राइस यहाँ पे दिया गया, लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स निकालना है। ध्यान में रखिएगा अब तक हमारे पास टोटल ये जोड़ दे देता था, अब हमारे पास यहाँ पे इसको निकालना है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर क्या है कि बेस ईयर है, बेस ईयर की क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, Q0 से, प्राइस को लिखते हैं P0 से, करेंट ईयर की क्वांटिटी को हम Q1 लिखते हैं, और करंट ईयर के प्राइस को P1 लिखते हैं, ठीक है। लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स में हमें चाहिए क्या होता है, तो इसमें क्या लिखते हैं, P1 और P0। लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स में क्या करते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को हम वेट मानते हैं इंटू 100। तो P1 Q0 हमें निकालना है पहले, तो यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिए P1 Q0, ठीक है। P1 हमारे पास यहाँ पे है और Q0 यहाँ पे है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 50 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 1000। फिर उसके बाद 40 इंटू 60 2400, फिर 60 इंटू 70 4200, इसको जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 00, 4 2 6 और 4 2 6 7, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी क्वांटिटी क्या चाहिए, P0 Q0 हमें चाहिए है, तो P0 Q0 यहाँ पे निकाल लीजिए। P0 Q0 निकालेंगे तो यहाँ P0 है, यहाँ पे, हाँ यहाँ P0 है, यहीं Q0 है, यहाँ पे दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करिए तो 400 हुआ, फिर इसके बाद 1200 और 2400, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 00 और 4 4 8 2 10 और 3 1 4, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7600 अपान 7600 अपॉन 4000 इंटू 100, ठीक है। इसी को हल करिए तो हल करने पे 190 आंसर आ रहा है आपको, 190 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 190 पहला आंसर। ध्यान में रखिएगा कि यही इसी तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि आरपी इज द पार्शियल कोरिलेशन कंप्यूटेड ऑन द सैंपल RABC computed from a sample of size n then test statistic for significance। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे उस केस में नहीं बताया गया था जब हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे। तो हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, तो 100% क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट नहीं करना होता है, ठीक है। तो 100% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका ग्रेजुएशन जो है कुछ इस टाइप की यूनिवर्सिटी, जैसे स्टैटिक्स आप पढ़े हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से,
या BHU से या लखनऊ यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इस तरीके की जगहों से स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, तभी ये सभी क्वेश्चंस आपको हल कर पाएंगे। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग मैच करा दिए, मतलब इन यूनिवर्सिटियों का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इनका सिलेबस मैच करा दिए। और जो पेपर बनाने वाले होते हैं ज़्यादातर इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होते हैं, तब उनके दिमाग में जो क्वेश्चन उस समय चला और उसने उन्होंने भर दिया इसमें। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इस केस में जो हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है, यहाँ पर होता है दिस वाला टर्म, ये 1 माइनस होता है यार, यहाँ पे 1 माइनस होता है ये, ठीक है। तो ये टी बराबर आर पी एन माइनस वी, एन और एन सैंपल साइज है, और वी जो है हमारे पास इनका रिप्लिकेशन या ट्रीटमेंट की संख्या होगी, और फिर इसके बाद हमारे पास 1 माइनस आर पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। ये हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक होगा इस केस में, जब हमारे पास कोरिलेशन दिया हो, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि जब हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन ये दिया हो तब इस केस में टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है। ध्यान में रखिएगा नॉर्मल कोरिलेशन के लिए भी फार्मूला होता है और अदर के लिए भी होता है, वो इतना आपके डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए बहुत जो है मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक है। तो आगे हम लोग आते हैं कि द मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट इज 12, देन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ साइड ऑफ द मोड इज दिस, स्क्यूनेस इज, अरे मोड ऑफ ए गिवन डेटा सेट इज दिस, मोड दिया गया है 12, फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ साइड ऑफ द मोड, मान लीजिए हमारा मोड है ये, फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ साइड ऑफ द मोड इज 16, फ्रीक्वेंसी दे रहा, मीन मीडियन देना चाहिए यार, कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं है, एक सेकंड मिला लें, टाइपिंग मिसप्रिंट हो। द मोड ऑफ ए गिवन डेटा इज दिस, देन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ साइड, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ साइड मतलब इन दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसीज का जो जोड़ है वो 16 दिया है, ठीक है, एक सेकेंड, इन दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसीज का जो जोड़ है वो 16 है। तो फ्रीक्वेंसीज से क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का कोई यहाँ मतलब नहीं होता, इक्वल टू, तो इसमें क्या है, स्क्यूनेस इक्वल टू 1 का मतलब सिमेट्रिक, निगेटिव में निगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड, दोनों साइड की फ्रीक्वेंसीज, नहीं यार ये कुछ नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर यही होना चाहिए, मतलब अजीब सा है, हाँ डज नॉट एग्जिस्ट ही आंसर दे रहा आपका, क्योंकि इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक तब होगा जब मीन मीडियन मोड बराबर हो, या इसके जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ये बोलता है कि दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ दे रहा, दोनों साइड की फ्रीक्वेंसीज का जोड़, यहाँ 10 हो सकती है, यहाँ 6 हो सकती है, यहाँ हो सकता है 15 हो, इधर एक ही हो, तो इसमें हम फ्रीक्वेंसीज के जोड़ के साथ कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट इस केस में। अगला क्या है, इफ जेड फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, देन जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर जो हमारे पास स्टेटिस्टिक होता है, उस जेड स्टेटिस्टिक में मतलब यहाँ पे जो हमारे पास मान होगा जेड स्टेटिस्टिक का, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अगर हमारे पास नॉर्मल 0 1 है तो इसका जो स्क्वायर होता है मतलब यक्स है, तो यक्स का जो स्क्वायर होगा ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, या इसी को हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसी को हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं 1/2 और 1 के साथ, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1, तो यहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन 1 1 दे रहा है, ये गलत होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये गलत होगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये भी गलत होगा, तो एक ही ऑप्शन है चेबी चेप्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा हाँ, इसी को थोड़ा सा स्पेशल केस में एक जगह मैंने किसी किसी किताब में हमने पढ़ा था कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को कुछ स्पेशल सिचुएशन में, सिचुएशन हमें एग्जैक्टली उसकी कंडीशन नहीं याद आ रही हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस में इसको चेबीशेव डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाता है, ठीक है। तो चेबीशेव, अब 3 ऑप्शन नहीं है तो यार चौथा ही लगाइए, ऑब्वियस सी बात अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं और,
ठीक है, या तो यहाँ पे गामा का मान यहाँ अल्फा बराबर 1/2 और यहाँ बीटा का मान 1 लिख दिया होता, तब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, तब तो दूसरा आंसर हो जाता। लेकिन अल्फा का मान 1 लिखा है, बीटा का मान 1 लिखा है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इज दिस। सम ऑफ लोअर एंड अपर क्वार्टाइल मतलब Q1 एंड Q3 बराबर क्या है 6 है। क्वार्टाइल डेविएशन इज दिस। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 का मान 1.5 है। इसका मतलब क्या हो गया, Q3 माइनस Q1 बराबर 3 हो जाएगा ये। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बराबर क्या होता है Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1, ये होता है। तो ये हो जाएगा 6/3, इसका मान हो जाएगा नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड इसका रुकिए। कोफिशिएंट ऑफ जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ये हमारा जो मान होता है Q3, ऊपर वाला टर्म माइनस में होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 होता है। ये क्या हो जाएगा 3/6, 0.5 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है 0.5। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ द odds in favor of any random event is this, then odds in against, तो फेवर में जब ये है तो अगेंस्ट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है यार, इसी को उलट दीजिए 6:5, ठीक है। मतलब किसी के मतलब एक तरीके से देखिए कि यहाँ पे फेवर में है, फेवर में मतलब क्या कि इसके इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 5/11 है, ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 - 5/11 होती है। तो अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 6/11 हो जाएगा, लेकिन 6:11 इसको नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ पे जो नीचे होता है इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ 6:5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6:5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NP बराबर 5 है और NPQ बराबर 4 है। देन वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि NPQ अपॉन NP, इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा Q, और इसको हल करेंगे तो 4/5 आएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस Q होता है, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 4/5 को घटाएंगे तो अब यहाँ से हम हल कर देते हैं n इंटू T का मान क्या है 1/5 बराबर 5, तो n का मान 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकेंडरी डेटा आर इज ओरिजिनल। ये ओरिजिनल कब से होने लगा यार, यही गलत है और क्या फिर। सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल एंड लेस सुटेबल देन प्राइमरी डेटा, हाँ ये सही होता है। सेकेंडरी डेटा रिफर्स टू दोज डेटा दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन अदर्स, सम अदर पर्सन, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लेस टाइम एंड मनी देन प्राइमरी डेटा, हाँ ये भी सही है, बाकी 3 सही हैं, इसमें चौथा ये गलत है। अब इसके बाद क्या है कि फॉर द वेरिएबल दिस XYZ RX RY, ये इसका मान दिया गया है। स्क्वायर ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान क्या हो जाएगा RX.YZ, ये क्या हो जाएगा RXY स्क्वायर ऑफ ना, ये जो हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन होता है यही तो होता है, RXY स्क्वायर प्लस RXY और XZ का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स RXY RYZ, सॉरी YZ और RXZ अपान 1 माइनस RYZ का स्क्वायर, इसी का मान रख दीजिए। RXY का मान 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.64 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0.8 0.64 और 0.79 अपान 1 माइनस 0.79 का स्क्वायर, इसी को हल कर दीजिए। हल करेंगे तो इसका मान बता दे रहे हैं 0.64 आ रहा है। अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर करने के बाद इसका मान निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर करने के बाद 64 आ रहा है RX.YZ का स्क्वायर, ठीक है।
ये लंबे थोड़े से कैलकुलेशन हैं यार, तो आप लोग हल कीजिएगा इसको, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द गिवन डेटा। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, सिग्मा अपान अंडर रूट एन होता है। तो पहले हमें सिग्मा का मान निकालना पड़ेगा, और सिग्मा का मान निकालने के लिए ओहो थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन यार फिर ये। तो सिग्मा का मान निकालने के लिए सिग्मा का हमारे पास जो फार्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n समेसन आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 प्लस 12, 15 प्लस 5 है यार ये, 15 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 20 अपान कितने, 2 2 4 1 2 6 ऑब्जर्वेशन, 20 प्लस 4 भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर देते हैं। तो एक्स बार का मान क्या हो जाएगा, 66/6 बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। मतलब क्या कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 11 घटा देते हैं। तो 15 में 11 घटाएंगे, 11 4 15 माइनस 6 1 माइनस 1 और 11 9 20 विथ निगेटिव साइन, और 11 4 में 11 नहीं, 1 मिनट, इसमें घटाएंगे ना, ये 4 हुआ, ये माइनस में हुआ, ये प्लस में हुआ, ये माइनस में हुआ, ये यहाँ पे प्लस में होगा, प्लस 9, और 4 में से 11 घटाएंगे तो 8, नहीं सॉरी 7 4 11। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 16 36 1 1 81 और 49। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा 184, ये हो जाएगा 184। सिग्मा का मान निकालिए, सिग्मा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 184 अपान एन का मान कितना है 6 है। ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से काटिए, 2 9 18 2 दूना 4 अपान 3। ये सिग्मा मतलब ये क्या हुआ, हमारा सिग्मा स्क्वायर का मान हुआ। अब हमारे पास क्या है, सिग्मा का मान, सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और क्या हो जाएगा 92/3। हमसे स्टैंडर्ड एरर पूछा है, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, सिग्मा अपान अंडर रूट एन। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 92/3 इंटू 1 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको फिर से 2 से काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, और यहाँ नीचे नीचे 3 2 बार होगा, तो ये 3 हो जाएगा, अंडर रूट 46/3। यही वाला आंसर हो जाएगा 46/3 है, सारे ऑप्शन यही हैं। अच्छा, टाइपिंग स्प्रिंट, टाइपिंग स्प्रिंट क्या है, ये 43 है महोदय, ये है 45 और ये है 44। जो इसने भी टाइप किया था वो गलत किया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अब हम लोग आते हैं डेसाइल, डेसाइल फॉर दिस। तो डेसाइल के लिए सबसे पहले असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर क्या हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4, क्या हुआ 7 9 10, 7 9 10। ठीक है, और कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, तो यहाँ पे D7 बराबर 7 इंटू यहाँ पे फिर n+1 करेंगे, 2 2 4 2 6, तो 6 + 1 अपान 10th टर्म। ठीक है, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 7 7 49 4.9th टर्म। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 7 है प्लस 0.9, फोर्थ टर्म प्लस 0.9 इंटू जो दोनों का डिफरेंस है 2 2 4, ये 2 2 4, हाँ इन दोनों के बीच में आएगा, तो 9 इंटू -7, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 0.9 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.2, नहीं 2 9 18, 8.8 हो जाएगा ये। ठीक है, 8.8 आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखिएगा, स्पीड में गाड़ी भागती चली जा रही है। ठीक है, क्योंकि लगभग 1 घंटे का क्लास पहुंचने वाली है, अभी 75 क्वेश्चन हुआ है, मतलब अभी 25 क्वेश्चन बाकी है ना। ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज हाफ्ड, देन कोरिलेशन
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल एक पोजिशनल एवरेज होता है। मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये जितने भी हमारे पोजिशनल एवरेज होते हैं इनमें कुछ भी डबल, ट्रिपल, आधा, प्लस माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रिमेन्स सेम, ठीक है, वो पोजिशनल एवरेज होते हैं, बस उनका असेंडिंग आर्डर ना चेंज हो बस, ठीक है। जैसे सब में प्लस करेंगे तो असेंडिंग आर्डर कहाँ चेंज होगा, सब में माइनस करेंगे तो असेंडिंग आर्डर नहीं चेंज होगा, सब में डिवाइड करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी असेंडिंग आर्डर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज दिस ई एक्स स्क्वायर, तो आप लोग को अगर याद हो तो यहाँ पर हमने जो ये क्यू प्लस पी की पावर टी की पावर एन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, उसी का ई एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर दो तरीके से निकाला जा सकता है। ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को दो बार टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए और टी बराबर 0 रख दीजिए। तो यही कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन है, तो यहाँ पर ये एन हो जाएगा पहले, और क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन -1 इंटू इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो क्यू का 0 हो जाएगा, पी का पी ही रहेगा, ई की पावर टी की पावर ई की पावर टी रहेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एन पी ई की पावर टी और क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन -1। अब फिर से इसका दो टर्म वाला ई की पावर टी और ये टर्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एन पी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा क्यू पी ई की पावर टी की पावर एन -2 और ई की पावर, सॉरी, फिर से इसका डिफरेंशिएशन, तो पी ई की पावर टी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर टी ही रह जाएगा इसका। अब टी का मान 0 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए एम एक्स, सॉरी, ई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल प्राइम एट 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 रख दीजिए, एन पी ई की पावर 0 का मान 1 होगा, यहाँ पे एन -1 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू प्लस पी का मान 1 होता है, ई की पावर टी की पावर 1 और पावर कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बचेगा, यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं, ई की पावर टी का मान 1 हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो पावर 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन पी, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन -1 इंटू पी प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अच्छा क्यू के टर्म दे रहा है, तो अब इसी को और लिख देते हैं यहाँ पे, एन पी, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन पी प्लस 1 माइनस ये पी हो जाएगा, 1 माइनस पी का मान क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है, ये हो जाता है एन पी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन पी प्लस क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 माइनस पी का मान क्यू हो जाएगा, एन पी और एन पी प्लस क्यू, ये फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे ऊपर नीचे एन क्यू दिया है तो एन पी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, विच इज नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक मिनट समझने दो खुद को, नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो मतलब कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, मतलब कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए आपको क्या बताया गया था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक, फिर क्लस्टर, इस टाइप से जो सैम्पलिंग है ये सभी मल्टी स्टेज या मल्टी फेज एक सैम्पलिंग होती है, मल्टी स्टेज या मल्टी फेज सैम्पलिंग जो होती है वो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इसके अलावा परपजीव कोटा या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो फॉर के ट्रीटमेंट एंड एन ऑब्जर्वेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल वेरिएशन इज n -1, क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ,
तो इनकरेक्ट के केस में क्या है, जब टोटल हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है तो टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1। ये तो सही होगा पहला, ठीक है, पहला तो सही होगा हमारा। फॉर के ट्रीटमेंट एंड n ऑब्जर्वेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द रेशियो ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ट्रीटमेंट एंड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इज दिस। मीन सम ऑफ स्क्वायर, नहीं ये गलत है यार। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट या इन सब का हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते नहीं हैं, हम तो ट्रीटमेंट या फिर रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, रेजिडुअल या एरर टर्म का हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो ट्रीटमेंट का तो यहाँ पे ये टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, ये ट्रीटमेंट का कैसे हो सकता है? ट्रीटमेंट के लिए k-1 होता है, एरर के लिए n-k होता है, तो ये टर्म गलत है, यही आपका आंसर हो जाए क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। और फॉर के ट्रीटमेंट n ऑब्जर्वेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेरिएशन इज दिस। हाँ, वेरिएशन विद इन ग्रुप या एरर सम ऑफ स्क्वायर उसी को कहते हैं। के ट्रीटमेंट n ऑब्जर्वेशन डिग्री ऑफ वेरिएशन, हाँ बिटवीन ग्रुप के लिए मतलब ट्रीटमेंट के लिए k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये चीज़ें आपको इनोवा टेक्निक में या इनोवा वाले में बताया गया है, इनोवा वाले चैप्टर में आपको। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज दिस। फर्स्ट मतलब μ1 प्राइम का मान 2 है, μ2 प्राइम का मान 8 है और μ3 प्राइम का मान 18 है। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन मतलब सेंट्रल मोमेंट, तो μ3 बराबर क्या होता है, μ3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स μ2 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 2 टाइम्स μ1 प्राइम की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, μ3 प्राइम मतलब 18 माइनस 3 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। ये हो जाएगा 18 माइनस 8 3 24 48 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ये माइनस हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड यार, जोड़ घटाना ही बहुत कम हो गया है, दिमाग बुढ़ापा आ रहा है। ये 8 माइनस गया और ये 1 माइनस 30 हुआ, माइनस 30 में 14 घटाएंगे तो माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द सेकेंड थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकेंड एंड थर्ड अबाउट ओरिजिन मतलब μ2 प्राइम 8 और μ3 प्राइम 18, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज दिस, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज दिस, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज, अच्छा मतलब μ1 प्राइम का मान पूछ रहा है, μ1 प्राइम का मान, यार यही तो क्वेश्चन था क्या, अभी पिछला वाला क्या था, μ1 प्राइम μ2 प्राइम μ3 प्राइम और μ3 का मान ये आया है, यही तो यार है, हाँ μ3 का मान यही आ रहा है, ये अरे यार 2 लगा हुआ आंसर इसका। वाह रे एसएससी वालों, देख रहे हो सेम डेटा पे एक जगह μ3 का मान पूछ रहे हैं, फिर वही μ3 का मान देके μ1 का मान पूछ रहे हैं, क्या आलस्यता है सोचिए। व्हाट ए नाइस एग्जाम, इतनी एसएससी सीजीएल, कुछ लोग कहते हैं मिनी आईएएस है, देख लो मिनी आईएएस के हाल। चलिए, ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा सेट फॉर ए नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन डिफरेंट डिविजन्स इज डबल्ड देन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फिर से वही पोजिशनल एवरेज की बात कर रहा है, और पोजिशनल एवरेज हमारे पास क्या है, रिमेन्स अनचेंज होता है, चाहे हाफ करो डबल करो ट्रिपल करो कोई मतलब नहीं है उसका। भाई जब हमारे पास क्वार्टाइल से अगर इंडिपेंडेंट है तो क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालिए या क्वार्टाइल का इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए, सब एक ही चीज़ होगी, फिर रिमेन्स अनचेंज रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब जो हमारे पास मेन इनका जो फार्मूले का बेस है Q1 Q2 Q3 वो ही नहीं चेंज हो रहा था, इसमें चेंजेस कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। विच इज नॉट रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, नॉट रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो मीन माइनस मोड है और क्या, बाकी ये तो होते ही है ना। तो ये क्या है, बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इनका नाम केली था और ये भी इसी टर्म में दिए गए हैं D9, और ये परसेंटाइल के टर्म में इनका भी एक नाम होता है, एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है। तो ये केली है, ये बाउली है और ये इनका भी एक नाम होता है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें नोट्स वाले में शायद बताए हैं मेन कोर्स में। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली completes the given statement,
इंडेक्स नंबर हेल्प्स डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सही है। फिक्सिंग द डियरनेस अलाउंस, डीए बताइए कि जो लोग क्लास देखे हैं पेड कोर्स वाली, वो बताइए क्या बताया गया था। सीपीआई इंडेक्स, सीपीआई आईडब्ल्यू, जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो सीपीआई इंडेक्स का मान होता था, जो एनएसएसओ जिसमें आप लोगों की पोस्टिंग 90% केसेस में होती है, ये आपके ही डेटा से डीए जो है कैलकुलेट होता है, लेबर ब्यूरो द्वारा उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी होता है, ये भी होता है। रिफ्लेक्टिंग द रियल इनकम, हाँ रियल इनकम का भी फार्मूला बताए थे, रियल वेज का एक फार्मूला बताए थे नहीं, कि मनी वेजेज, रियल वेज का फार्मूला था रियल वेज या रियल इनकम इसको कह सकते हैं। तो मनी वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब पता लगे आपकी इनकम तो बहुत है, इनकम पता लगा कि 10,000 या 5 लाख रुपए पा रहे हैं, लेकिन जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ के खर्चे 4 लाख रुपए हैं, तो फ़ायदा क्या फिर। इसीलिए चाइना भारत से आगे है कि चाइना ने क्या किया थी कि उनको जहाँ पे उनका घर है, जहाँ पे गांव है, 4-6 गांवों को मिला के एक उसने फैक्ट्री डेवलप की। आदमी आराम से घर पे है, सुबह उठा, दातुन किया, रगड़ा, और फिर आस पड़ोस की जो घटनाएं थी उसको डिस्कस किया, फिर चला गया काम करने। तो उस केस में जानते हैं क्या होता है कि जो आदमी बम्बई दिल्ली में जाके 50,000 40,000 में काम करेगा, वही आदमी अपने घर के पास 20,000 25,000 में काम कर देगा। ओवरऑल जो मतलब आउटपुट होता है कंपनी का, वो ऑपरेशनल कास्ट कंपनी की कम हो जाती है, और उसको सस्ते में लेबर भी मिल जाता है। इसीलिए चाइनीज़ सामान सबसे सस्ता इसीलिए होता है क्योंकि वो घर में बैठे सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, उनको रहने खाने का मतलब रहने के लिए रेंट नहीं देना है किसी को। तो इस तरीके की चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती हैं, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं रियल इनकम को, रियल वेज को। ठीक है, अब जैसे आप हमारे इलाहाबाद शहर में आप होइए, प्रयागराज में, आपको यहाँ पे 50,000 की तनख्वाह मिल रही है। आप जो है वही उठ के दिल्ली चले जाइए, आपको 70,000 मिल रही है। तो आप इलाहाबाद में क्योंकि स्टूडेंट लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, वो लगभग जो है कंपेरेटिवली कम जो है खर्चे में काम चल जाता है, कम पैसे खर्चे में काम चल जाता है। वहीं आप जो है दिल्ली में जाइए तो पता लगे 20,000 का रूम ही है आपका, जो 20,000 में यहाँ खर्चा चल जाएगा, 20,000 25,000 में, वहाँ पे 20,000 का आपका रूम ही हो जाएगा फिर। और वो भी जहाँ पे अगर वो भी दिल्ली से मतलब 20 किलोमीटर दूर, मेन जो सेंट्रल दिल्ली है उससे 20 किलोमीटर दूर ये रूम रहेगा। उसमें आपको रोज़ ट्रेवल करना है, धक्का मुक्का, मतलब मेट्रो की स्थिति तो जानते ही हो, गेट खुला के घुसे और सब हिरण बकरी तरीके से, वही स्थिति है सब मेट्रो की। तो ये चीज़ें मतलब बहुत मैटर करती हैं कि क्या वहाँ पे हो रहा क्या नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है रियल इनकम को। फिर इसके बाद अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अर्थमेटिक मीन इसका कैलकुलेट करना है, तो समेसन एक्स इंटू एफ निकालते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3, और फिर 5 को 20, 6 दूना 12, और 8, और फिर इसके बाद 9 तिरिक 27 और 20। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर इसका मान कितना है 90। फिर समेसन एफ जिसको हम एन कहते हैं, इसका मान कितना आएगा 5 2 7 1 8 5 13। तो एक्स बार का मान क्या हो जाएगा 90/13, तो 13 तो 6.96 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर इसका हमारे पास जो यहाँ पे ए और बी का मान पूछा है, अच्छा ए और बी का मान पूछा है, सो दैट दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या होता है कि समेसन एक्स समेसन पी एक्स जो भी होता है एक्स की पूरी लिमिट में इसका मान 1 होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाइए 3a प्लस दोनों को जोड़ दीजिए 7b इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद कह रहा है मीन दिया गया है, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पीएमएफ के केस में एक्स पी एक्स लिखते हैं। तो एक्स पी एक्स का मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 0 इंटू 3a प्लस ये इसका मान 1.1 है। ठीक है, 1 इंटू 3b प्लस 2 इंटू 4b बराबर 1.1। ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11,
11 बी बराबर 1.1, टी बराबर क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, यही तो हो जाएगा। फिर ए का मान निकाल लीजिए, तो ए का मान यहाँ से निकाल लीजिए, 3a प्लस 7 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा, 3a बराबर ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, a बराबर 0.1। अच्छा, दोनों का मान 0.1 आ रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का मान। अगला क्वेश्चन है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी के लिए आपको फार्मूला बताया गया था कि ये जो हमारे पास 1 अपान प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, या परचेजिंग पावर ऑफ मनी के लिए 1 अपान कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, या परचेजिंग पावर पैरिटी 1 अपान कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक तरीके का वो प्राइस इंडेक्स ही होता है, तो 1 अपान प्राइस इंडेक्स बराबर कॉस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, या परचेजिंग पावर ऑफ दी मनी होता है। ठीक है, अगला क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। फिर इसमें कह रहा है कि विच इज रॉन्ग sorry, in a polygon an additional line is not drawn at each end to bring the graph back to a zero frequency। नहीं, इसमें यार यही गलत है। पहले पॉलीगॉन का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे पास इस तरीके से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, पॉलीगॉन में मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे ऐसे मिला देते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एडिशनल लाइन हम ड्रा नहीं करते एट ईच एंड टू ब्रिंग द ग्राफ बैक टू ए जीरो फ्रिक्वेंसी। नहीं, यहाँ पे ये लाइन तो खींचते ही हैं यार, ये लाइन खींचते हैं, यही गलत है। जब तक उस लाइन को नहीं खींचेंगे पॉलीगॉन कहाँ होगा फिर? ऐसे थोड़ी ना पॉलीगॉन होता है, ऐसे ऐसे, मतलब पॉलीगॉन का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ये लाइन खींच दीजिए, फिर एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, कह दीजिए पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन थोड़ी है फिर वो तो डब्बा हो गया, लोटा। तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं, ये पहला ही गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग पूछ रहा है। फिर इसके बाद अदर ऑप्शन भी पढ़ लिया कीजिए अभी के लिए, जब एग्जाम में भले ना पढ़िएगा। बार ग्राफ प्रेजेंट्स स्कोर कैटेगरीज दैट आर मेजर्ड फ्रॉम ए नॉमिनल और एन ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, ये भी है। इन अ हिस्टोग्राम ए बार इज centered above score so that the height of the bar corresponding to the frequency. The smooth curve emphasizes the fact that the distribution is not showing the exact frequency of the category। ठीक है, जो भी है सही है। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रुप डेटा इज दिस, तो पॉपुलेशन स्क्यूनेस, पॉपुलेशन की अरे यार ये क्वेश्चन आया था क्या सही, शायद 212, हाँ 212 कहीं आया था यार ये। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये है 1, ये है 3, ये है 5, ये है 7। ये शायद उसमें लास्ट 50 क्वेश्चन जो हमने करवाया था उसमें देखिएगा, उसमें शायद है ये एग्जैक्टली हमें जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि इसी टाइप का हमने क्वेश्चन किया था। 1 से 3 के बीच में हमारी 2 फ्रीक्वेंसी है, फिर 3 से 5 के बीच में 1 है, फिर 5 से 7 के बीच में हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी है। ये ऐसे ऐसे ग्राफ तो बना था एक ठू। ठीक है, तो लास्ट 50 वाले क्वेश्चन में ही बना था। तो इस केस में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपसे स्क्यूनेस पूछ रहा है, तो स्क्यूनेस इस केस में हमारे पास क्या है, कोई फ्लक्चुएशन है नहीं, स्क्यूनेस 0 होगा। एक तरीके से कहा जाए कि डेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो स्टैग्नेंट रहेगा, मतलब या डिस्क्रीट या रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में जो मोड होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, या 0 होता है एक तरीके से कहा जाए तो। ओ सॉरी, मोड कह रहे हैं, स्क्यूनेस। या जो हमारे पास मोड होता है वो तो इन्फाइनाइट, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहेगा मैक्सिमम मान वही होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्यूनेस के केस में स्क्यूनेस हमारा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रैंडम वेरिएबल दिया गया है और पीडीएफ, नहीं ये पीडीएफ नहीं है यार, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, लिमिट डिस्क्रीट है ना। पीडीएफ क्या है क्या इसमें, हाँ डेंसिटी फंक्शन लिखा, नहीं नहीं नहीं, ये पहली बात तो पीडीएफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। भले ही एफ से लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, लिमिट देख के डिसाइड होता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या डेंसिटी फंक्शन है। डेंसिटी फंक्शन में कंटिन्यूअस लिमिट होती है, मास फंक्शन में डिस्क्रीट लिमिट होती है।
वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले x का मान क्या है 3, 4, 5। यहाँ पे हम fx का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। fx का मान जब हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, 5 रखेंगे तो 2/5, 4/5। ठीक है, इन दोनों का जोड़ 1 आएगा, इसलिए ये पीएमएफ है। वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि वेरिएंस का जो हमारे पास फार्मूला है ये होता है इस केस में EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक है, ये EX का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले EX निकालने के लिए क्या करते हैं, EX बराबर क्या होता है समेसन x और PX। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हर एक x के लिए इन दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दीजिए। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1/5 प्लस 5 इंटू 4/5। ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 कॉमन है, 5 को 20, 4 24/5। फिर अब EX² निकाल लीजिए। तो EX² में क्या होता है, पहले x का स्क्वायर करते हैं, ये लिखते हैं x² PX। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, x² कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 5 का स्क्वायर 4/5। ठीक है, x का स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम हल करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 5 पचम 25, चौको 100, 116/5। ठीक है, अब वेरिएंस ऑफ x निकाल दीजिए। फिर यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, 116/5 माइनस 24/5 का स्क्वायर। इसी को हल कर देते हैं, इसी को हल कर देंगे तो 4/25 आएगा ये। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, 4/25। अगला क्वेश्चन, इफ a random variable x follows a binomial distribution with parameter n and p, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 15 है और वेरिएंस 10 है, तो वैल्यू ऑफ मोड पूछ रहा, तो मतलब n + 1 इंटू पी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे q का मान निकालते हैं। q बराबर क्या हो जाएगा, NPQ अपान NP। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10/15, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15। फिर p का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस q मतलब 1/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n का मान n इंटू 1/3 बराबर 15 इम्प्लाइज n बराबर 45। ठीक है, n का मान 45 हो गया। मोड क्या हो जाएगा, तो मोड पहले n + 1 इंटू पी का मान निकालते हैं इंटू पी। ठीक है, तो n + 1 46 इंटू पी का मान क्या है 1/3। तो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा क्योंकि ये पॉइंट में आएगा। गजब यार, एसएससी वाले डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं, लेकिन ये मोड नहीं है, ये बता दे रहे हैं एसएससी वालों को। 3 का नाम 3, 3 × 5 = 15। और ये जब इस तरीके से हमारे पास n + 1 इंटू पी का मान जब मतलब फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, रियल नंबर के रूप में आ जाए, जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब इसका मोड 15 होगा। 15 ऑप्शन देना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं है, मोड ये निकाल दिया है। एक तरीके से गलत कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल अपना आंसर मिल रहा, तो लगाओ क्या करोगे। फॉर द डेटा सेट दिस रिग्रेशन कोफिशियंट, तो रिग्रेशन कोफिशियंट को सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि हम कैसे लिखे थे, BYX = इसको ऐसे लिखा था हमने उस समय, RXY सिग्मा y अपान सिग्मा x, यही लिखा था। एक सेकेंड, BYX = RXY और सिग्मा y अपान सिग्मा x होता है। तो RXY का मान लिख देते हैं कोवेरियंस ऑफ XY अपान सिग्मा x सिग्मा y इंटू सिग्मा y अपान सिग्मा x। सिग्मा y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ XY अपान सिग्मा x का स्क्वायर मतलब वेरियंस ऑफ x। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और हल कर देते हैं, तो ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ XY माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y अपान वेरियंस ऑफ x का क्या लिख देंगे, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अब एक्सपेक्टेशन एक्स निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन एक्स यहाँ पे सारा मान कैलकुलेट करते हैं, फिर उधर आते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई में क्या होता है 1/n और समेसन एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा कि 1/n 2 2 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए लिख दिए हम यहाँ पे। तो 1/4, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 4 + 10 + 9 + 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 8 17 17 और 4 21 10 31/4, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 4 7 28 और 4 7 28 4 5 20, ठीक है। ई एक्स का मान क्या हो जाएगा, ई एक्स का मान क्या हो जाएगा, सबको जोड़ 4 3 7 2 9 1 10/4 4 दूना 8 2 10 4 5 20, 1 मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया। फिर और क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन वाई चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई चाहिए, ये सबको जोड़ दीजिए 5 4 9 3 12 2 14/4 करिए। तो 4 3 12 2 14 4 5 20, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए सबका। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 16 9 25 25 25 4 25 4 29 30 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर बराबर 1/n समेसन एक्स स्क्वायर होगा, ये 30/4 हो जाएगा। 4 7 28 4 5 20, ठीक है। अब सभी मान यहाँ पे रख दीजिए, एक बार हम मान मिला लें सब सही आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें यही मान रख देते हैं 7.5 माइनस 2.5 इंटू 3.5/7.5 स्क्वायर। इसी को हल कर दीजिए, बी वाई एक्स का मान आ जाएगा। इसका मान क्या आ रहा है हल करने पे, -0.8, ठीक है। तो -0.8 हो जाएगा, ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन डेटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट पे जब होता है तो क्वालिटेटिव डेटा होता है, जियोग्राफी पे लोकेशन होता है, जियोलॉजी कुछ होता नहीं, टेम्पोरल में टाइम का बेस होता है। यार ये शायद इसमें पिछले 50 क्वेश्चन में आया था क्या ये, हाँ हमको तो याद आ रहा है यार, कुछ इसी टाइप का ऑप्शन था, वहाँ पे कुछ और ऑप्शन पूछा था। अच्छा चलो, एसएससी बहुत मेहरबान है यार उन लोगों पे। द deseasonalized time series data having only trend cycle and irregular component is expressed। तो ये जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इसको हम बोलते हैं, यही होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 100, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल इज इक्वल टू मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट प्लस मीन, नहीं, ये सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये होता है, मीन नहीं होता। मीन यही तो गलत है फिर। मीन सम ऑफ स्क्वायर में क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम से भाग देते हैं, तब हमारे पास ये मीन सम ऑफ स्क्वायर आता है। सम ऑफ स्क्वायर में डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तब हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर आता है। फॉर के ट्रीटमेंट एंड एन ऑब्जर्वेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेरिएशन बिटवीन ग्रुप के लिए ये k-1 रहेगा, विद इन ग्रुप के लिए n-k रहेगा। सम ऑफ स्क्वायर बराबर दिस, हाँ ये टर्म लिखा तो है यहाँ पे। जब ये सही है तो पहला कैसे सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है x1 एंड x2 रिप्रेजेंट द अकरेंस ऑफ इवेंट a एंड b that follows Poisson distribution between λ1 and λ2, y1 and y2 inter occurrence time of event a and b, then minimum of एक सेकंड, इसका एक रिजल्ट होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा
कि जब भी हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो, तो बाइनोमियल पॉइसन, गामा, नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं छोटे छोटे, ये सभी एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ड्यू टू यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड इसको पूछा हुआ है। ये एक तरीके से कहा जाए तो आर्डर स्टेटिस्टिक का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में जब मिनिमम ऑफ y1 y2 का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये एक्सपोनेंशियल होता है। ये एक्चुअली एक तरीके से कहा जाए तो ये किसी बड़े एग्जाम, गेट वेट के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में पूछना चाहिए था। ये SSC ने ये सौकोला पेट डाला है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो एक चीज़ हमारे ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम वही बता रहे हैं ना कि 100% क्वेश्चन आपको नहीं करना होता। नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़ जाइए। कुछ ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप BSc के हायर लेवल पे जाके सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो उतना इसका मतलब नहीं है। इसको सॉल्व करने का मतलब है 3-4 पेज, मतलब कम से कम आधे घंटे के आसपास का टाइम, तो उतना टाइम होता नहीं। अगला क्वेश्चन है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज। मीडियन इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम असेंडिंग आर्डर में लगाते हैं, तो 7 7 हो गए। फिर 8 कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसके बाद 8 हो गया ये, फिर 9 9 2 बार है, और 10 2 बार है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन, मीडियन के लिए क्या करिए, 4 इधर कर दीजिए और 4 इधर छोड़ दीजिए। बीच वाले में जो आ रहा है उसी को डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये हमारे पास एक चीज़ दिया गया है, इसमें टाइप 2 एरर पूछ रहा है। टाइप 2 एरर का मतलब क्या होता है, बीटा। और बीटा का मान क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू C बार गिवन H1, जब H1 सही हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब हम क्वेश्चन हल करवाए हुए हैं, उसमें जब हाइपोथेसिस का सिलेबस जो पढ़ाए हैं उसमें क्वेश्चन शायद हल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हल है वहाँ पे, शायद ये वहाँ बताया गया है। एक्स लेस देन, यहाँ पे क्रिटिकल रीजन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.4 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लेस देन 0.4 गिवन H1 का मतलब थीटा बराबर 2। हमारे पास PDF की लिमिट क्या है, 0 से थीटा है, तो थीटा इस केस में क्या है, 2 है, तो 0 से 2 लिमिट है 0.4, 0.4 मान लेते हैं यहाँ पे है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की लिमिट क्या है, लेस देन 0.4, यहाँ 0 की इधर ही होगा ना। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, 0 से 0.4, 1 थीटा का मान क्या है 2 dx, ये क्या हो जाएगा 1/2, 0.4 माइनस 0, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन 3 रेसेस 2 जेंडर एंड 5 in each treatment group for the ANOVA, the degree of freedom for source of variation due to interaction, error and total। अच्छा, ड्यू टू इंटरेक्शन, एरर और टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है टोटल का, वो कितना होता है। तो सबसे पहले टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एन का मान क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 3 30। तो टोटल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल, ये होता है n-1, 30 - 1 बराबर 29। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि इंटरेक्शन, अच्छा हाँ, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है, या इंटरेक्शन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो m-1 m-2 सॉरी m-1 और k-1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इफेक्ट वहाँ पे बताया गया था इनोवा में। तो उस केस में यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पर कहा जाए k-1 या t-1 जो भी रहेगा। ये क्या रहेगा, 3-1 और 2-1, तो ये इसका मान हो जाएगा 2।
अब उसके बाद क्या है कि एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर, ये क्या होता है, टोटल के डिग्री ऑफ फ्रीडम में हर एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम घटाइए। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ये ऑब्जर्वेशन 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो इंटरेक्शन का डिग्री ऑफ फ्रीडम आया हुआ है, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 हमें करना है। या एक तरीके से कहा जाए कि 30 में से टोटल ऑब्जर्वेशन में सब जितने ऑब्जर्वेशंस हैं का डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 30 में जो हमारे पास इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरेक्शन वाले आते हैं, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये 2 है यार, ये क्या हो जाएगा 24। इंटरेक्शन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ना। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से -1 कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट ट्रीटमेंट का आ जाएगा, फिर जो जेंडर है उसका भी आ जाएगा, एक माइनस करेंगे, और इसका तो मैंने कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 हुआ, फिर इंटरेक्शन का 24 हुआ, इसका 2 हुआ, ये ऑप्शन हो जाएगा फिर आपका पहला। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द वेरिएबल x एंड y कलेक्टेड 4 ऑब्जर्वेशंस दिस दिया गया है, रिग्रेशन लाइन पूछ रहा है। फिर रिग्रेशन लाइन के लिए बी वाई एक्स, और उसके बाद यही तो यार रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन जो होती है, वाई माइनस वाई बार बराबर होता है बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, क्या, एक्स बार बराबर समेसन एक्स अपान समेसन एक्स 10/4, तो ये हो जाएगा 2.5। वाई बार का मान क्या हो जाएगा, समेसन वाई कहाँ दिया गया है, 14/4, एक हो जाएगा 4 3 12 4 5 6 20। ठीक है, एक्स बार वाई बार तो आ गया। पी वाई एक्स का भी हम फार्मूला लिखे थे, क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई अपान सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा गया था। अब इसमें समेसन में है तो इसमें क्या करते हैं, 1/n लगा देते हैं, तो यहाँ पे 1/n, यहाँ 1/n, यहाँ 1/n समेसन के साथ आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो दिए गए हैं, समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अपान समेसन n टाइम्स, अरे यार, ठीक है। अब इसी में सारा सभी मान रख दीजिए, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, n का मान है 4 इंटू समेसन एक्स 31 माइनस समेसन एक्स वाई 31 है, और समेसन एक्स 10 है, समेसन वाई 14 है, अपान समेसन एक्स स्क्वायर 30 है, ये 4 इंटू 30 माइनस समेसन एक्स मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान हम देख लेते हैं कितना कैलकुलेट किए हैं, तो ये -0.8 आया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स बराबर -0.8। अब ये मान क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार का मान क्या है 3.5 बराबर 0.8 माइनस साइन के साथ x माइनस एक्स बार 2.5। इसको हल कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, -0.8x। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो 8 25 8 200 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर भी आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 25 60 200 मतलब 2 हो जाएगा, और उसके बाद जो है मतलब ये हो जाएगा 3.5 मतलब 5.5 विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये आपकी रिग्रेशन लाइन हो जाएगी, पहली वाली नहीं, पहली नहीं, तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है ना। ठीक है हाँ, थर्ड। तो ये रहा आप लोगों का 2021 का समापन।
अब हम लोग 2020 वाले पे आएंगे। 2020 को भी 2 पार्ट में ही कवर करते हैं, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन बहुत हो जाता है। ये लगभग 1 घंटे 40 मिनट के आसपास, 30 मिनट के आसपास क्लास हो गई है। तो बाकी किसी क्वेरी, किसी स्थिति के लिए कोई भी क्लास, मतलब किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम हमसे बात कर सकते हैं। और कुछ भी आप चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, या जेएसओ की जो वैकेंसीज़ हैं अभी जस्ट कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं, तो एग्जैक्ट पोजीशन हम आपको बता देंगे कि जेएसओ की वैकेंसीज़ नॉर्थ में कहाँ खाली हैं, साउथ में कहाँ खाली हैं। नॉर्थ में आपको सिलेक्शन अगर ज्वाइनिंग लेना है, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया कि उत्तराखंड, हिमाचल से लेके पश्चिम बंगाल तक, जिसमें एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र ये सब इन्वॉल्व होंगे। तो उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मान के चलिए कि अंडर 100 आपकी मतलब रैंक होनी चाहिए। हो सकता है वैकेंसीज और कम हो जाए, ट्रांसफ़र साउथ वालों को अगर नॉर्थ में हो जाता है तो उस केस में वैकेंसीज इधर नॉर्थ में और कम हो जाएंगी, फिर आपको और अच्छी मेरिट लानी पड़ेगी। ठीक है। तो अब जैसे जिस ऑफिस में अभी हम ही वर्किंग हैं, वहाँ पे एक भी सीट नहीं खाली है अभी प्रेजेंट टाइम में जेएसओ के लिए, नया एसएसओ के लिए, रीवा में। तो हो सकता है बाद में ट्रांसफ़र हो जाए, खाली हो जाए। तो वो चीज़ें अब अलग बातें हैं, लेकिन मतलब उन चीज़ों को आपको प्रॉपरली जब एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद जब आपको पोस्ट का प्रेफरेंस भरना पड़ेगा या स्टेट का प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, तब उस केस में आपको बता दिया जाएगा कहाँ कितनी सीटें हैं। उस हिसाब से आप लोग ऑप्शन डालिएगा। अपने घर के अनुसार ऑप्शन डालिएगा, ताकि घर के आसपास रहेंगे तो नौकरी करने में ज़्यादा अच्छा होता है यार। ठीक है। इसीलिए मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं ज्वाइन किया था इसी के चक्कर में, क्योंकि हमको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था चेन्नई, जीवन चेन्नई में बीतता, तो इसलिए मैंने कहा कम पैसे कमाओ ठीक है, लेकिन सुकून रहेगा। ठीक है। तो अब वो अलग बातें हैं जो मैंने क्या डिसाइड किया क्या नहीं। हालांकि उसका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ कि अब तक वो लोग मतलब अ, हाँ, यहाँ पे 4200 से 4600 पहुँचने में एक लंबा समय लग जाता है स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि प्रमोशन बहुत ही कम है। और फिर उसके बाद आगे जब भी आप चीज़ें जो भी मतलब उसमें एक्साइज वगैरह में क्या है कि वो लोग हमसे बहुत कहीं आगे निकल गए हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब हमको अपनी फैमिली भी देखना है। तो फैमिली के साथ अगर यहाँ पे रहना है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इलाहाबाद जैसे शहर में मतलब राजाओं की तरह जी रहे हैं। अब समझ लीजिए, मतलब डायरेक्टली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं जा सकता। तो वो चीज़ें हैं, मतलब बड़ी पोस्टों के लिए, बड़ी पोस्टों में आप लोग भी अगर इच्छाएं हैं इस तरीके की तो आप लोग जाइए। बाकी कम पैसे में भी अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट लाइफ है वो कम पैसे में सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।